Assalamualaikum my viewers and listener, you are watching my YouTube channel Brilliance of Tech। मैं एक दफ़ा आप सबको अपने चैनल Brilliance of Tech में वेलकम करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो बहुत ही अहम टॉपिक है। आज हम गूगल के चंद एल्गोरिथम पर बात करेंगे। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्च रिजल्ट पेजेस के बाद सर्च रिजल्ट पेजेस में वेबसाइट को शो कराना, ये टोटल प्रोसेस में आपको समझा चुका हूँ। इन प्रोसेस के में कौन कौन से रूल्स हैं, जो मेन रूल्स हैं अप्लाई होते हैं, यानी इंडेक्सिंग के बाद अपनी वेबसाइट को सर्च रिजल्ट पेजेस में शो कराने तक इनके दरमियान में किन रूल्स को गूगल, जो मेन रूल्स हैं, जो टॉप रूल्स हैं, वो कौन से रूल्स हैं, इन रूलों के तहत हमारी वेबसाइट को रिजल्ट पेजेस में शो कराता है। ये चंद टॉप रूल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिनको एल्गोरिथम कहा जाता है। इन्हीं एल्गोरिथम के तहत ही गूगल हमारी वेबसाइट को रैंकिंग में लाता है। नंबर 1, पांडा। इस एल्गोरिथम को सन 2011 में लॉन्च किया गया। ये क्या काम करता है? डुप्लीकेट कंटेंट को चेक करता है, कॉपीराइट चेक करता है। पांडा एल्गोरिथम से पहले डुप्लीकेट कंटेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। लोग कॉपीराइट कंटेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। एक किसी वेबसाइट से कंटेंट कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया, किसी की इमेज उठाई, उस इमेज को अपनी कंटेंट में लगा दिया। इस तरह किसी की वीडियो उठाई, वो उठा के अपने चैनल पे या अपनी वेबसाइट पर लगा दी। इस तरह वो कंटेंट क्या होता है? डुप्लीकेट कंटेंट हो रहा था। इससे लोगों को कंटेंट की क्वालिटी नहीं मिल रही थी, तो इससे कंटेंट की स्पैमिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। तो इस चीज़ को गूगल ने रोकने के लिए, कॉपीराइट को रोकने के लिए, इससे एक तो ये होता था, जो कंटेंट का ऑनर होता था उसको प्रॉपर उसका कंटेंट चोरी हो रहा था। उस कॉपीराइट जो एक्ट थे, कॉपीराइट एक्ट के तहत उसका कंटेंट कोई और यूज़ कर रहा था, जो कि कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। आप किसी भी का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पर यूज़ नहीं कर सकते कॉपीराइट एक्ट के तहत। तो इसकी खिलाफ वर्जी हो रही थी। तो गूगल ने एक एल्गोरिथम बनाया है जिसको हम पांडा कहते हैं। तो वो इसी एल्गोरिथम के तहत गूगल का जो एल्गोरिथम है, गूगल ये एनालाइज कर पाता है कि कंटेंट डुप्लीकेट है या किसी को कॉपीराइट है, प्लेगरिज्म तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे जो हम एल्गोरिथम है गूगल का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एसईओ में, जिसको पेंगुइन बोला जाता है। सन 2012 ने गूगल ने इसको लॉन्च किया। इसके इंट्रोड्यूस होने से पहले कुछ हम बैकलिंक्स पहले भी बात कर चुके हैं। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स बनाते हैं, तो लोग बैकलिंक्स बहुत ज़्यादा बनाना शुरू हो गया था। इस एल्गोरिथम से पहले कुछ यूं था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा बैकलिंक्स होंगे, जितनी ज़्यादा वेबसाइट से कनेक्ट होगी, उसकी अथॉरिटी उतनी बढ़ेगी, और अथॉरिटी बढ़ने के तहत उसकी रैंकिंग अप हो जाएगी। तो यूं गूगल में बैकलिंक्स की स्पैमिंग होने लग गई। लोगों ने धड़ाधड़ बैकलिंक्स बनाना शुरू कर दिए। मिलियन ट्रिलियन बैकलिंक्स लोगों ने बनाना शुरू कर दिए, जिससे बैकलिंक्स की क्या स्पैमिंग होना शुरू हो गई। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गूगल ने एक एल्गोरिथम, अपना रूल लॉन्च किया, इंट्रोड्यूस किया, जिसको पेंगुइन कहते हैं। 1912 में इस एल्गोरिथम के तहत स्पैमिंग, बैकलिंक्स की जो स्पैमिंग थी उसको रोका गया, और जो वेबसाइट पर बैकलिंक्स की स्पैमिंग की गई उनको डीरैंक किया गया। इस वजह से मैं कहता हूं कि आपने जो भी बैकलिंक्स लेना है, आपने किसी और वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना है, तो आप रेलेवेंस बैकलिंक लें और अच्छा हाई क्वालिटी कंटेंट से बैकलिंक्स लें। और आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक्स दे रहे हैं वो कंटेंट भी उस कंटेंट के रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि कोई और कंटेंट होना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है ह्यूमिंग बर्ड।
ये क्या करता है? कीवर्ड स्टफिंग और क्वालिटी कंटेंट को चेक करता है। कुछ लोग, इससे पहले लोग क्या करते थे, कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। मिसाल के तौर पे डिजिटल मार्केटिंग पर हम कंटेंट लिख रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग वो हर एक लाइन में डिजिटल मार्केटिंग यानी डिजिटल मार्केटिंग ही है, बस उसमें और कुछ लिखा हुआ नज़र भी नहीं आ रहा। तो हर लाइन में डिजिटल वो एक ही लफ्ज़ बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाती, कीवर्ड स्टफिंग हो जाती थी। इस तरह वो कीवर्ड स्टफिंग से वो रैंक आ जाता है। या कोई लोग ऐसे भी मैंने देखे हुए हैं, वो बस कीवर्ड ही पुट करते थे। उस जो भी टॉपिक था उस पर डिजिटल मार्केटिंग इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग पाकिस्तान, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ऐसे वो आर्टिकल बना के, पैराग्राफ बना के, कीवर्ड बस वही पब्लिश कर देते थे और उनका वो रैंक हो जाता था टॉप। चंद महीने, 1 महीने या 2 महीने में वो टॉप रैंक पे आए होते थे। ये भी मैंने कंटेंट देखे हैं। लेकिन इस हिमिंगबर्ड के एल्गोरिथम के मुताबिक ये एनालाइज करता है कि जो कीवर्ड स्टफिंग होगी उसको हम डी रैंक कर देंगे। इससे क्या हो रहा था, लो क्वालिटी कंटेंट जो यूजर था उसका लो क्वालिटी कंटेंट पहुंच रहा था, उसको उसके रेलेवेंस कंटेंट नहीं मिल रहा था। आप हो गया या कोई भी होगा, हम जब गूगल पर जाते हैं, क्यूरी करते हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें जो क्यूरी कर रहे हैं उस क्यूरी के रिलेटेड कंटेंट मिले और हाई क्वालिटी कंटेंट मिले, हमारी नॉलेज में इजाफा हो। अब जो भी कंटेंट हमें मिल रहा है वो गुड होना चाहिए, हमें बार उसको स्किप नहीं करना पड़े। आप भी ये चाहते होंगे, आप भी यूट्यूब सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो आप कहते हैं हमारे जो टॉपिक है उसके रेलिवेंट हमें कंटेंट मिलना चाहिए। तो ये इस हिमिंगबर्ड के एल्गोरिथम से पहले इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कसरत है कि विजिटर तक लो क्वालिटी कंटेंट पहुंच रहा था, लेकिन उन तक हाई क्वालिटी जो प्योर रेलिवेंस कंटेंट अप्रोच कम थी। इसके इंट्रोड्यूस होने के बाद, इसके अप्लाई होने के बाद एल्गोरिथम के लोगों तक हाई क्वालिटी कंटेंट पहुंचना शुरू हो गया। तो मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, आप भी, कि आपने हाई क्वालिटी रेलेवेंस कंटेंट लिखना है और कीवर्ड की स्टफिंग ज़्यादा नहीं करनी, वरना ये एल्गोरिथम एनालाइज करके आपकी वेबसाइट में से ये नुक्स निकाल लेगा, आपकी वेबसाइट को और डी रैंक कर देगा। नंबर 4 पर आता है मोबाइल। गूगल का ये एल्गोरिथम है जिसे 2015 में 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमारी वेबसाइट का जो मोबाइल पेज वर्जन होता है उसको एनालाइज करता है और आया कि ये चेक करता है हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। हमारे वेबसाइट पर जो इससे पहले वेबसाइट पर हमारी वेबसाइट जैसे भी दिखती थी, गूगल कोई भी उस पर हमें प्लेंटी नहीं देता था, लेकिन इस एल्गोरिथम के बाद गूगल ने उन वेबसाइट को प्लेंटी देना, नोटिफिकेशन जारी कर दिए कि अगर आपकी ये वेबसाइट हमारे मोबाइल वर्जन जो एल्गोरिथम के रूल्स के मुताबिक नहीं है तो आप इसको प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्सिव बनाएं, वरना हम आपकी वेबसाइट को डी रैंक कर देंगे। तो वेबसाइट का मैं UI और UX की बात करता हूँ, तो UI और UX में ये भी एक अहम इम्पोर्टेंट है कि आया कि हमारी वेबसाइट हर एक डिवाइस के लिए क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। हर डिवाइस पर हमें कंप्यूटर पर भी ठीक तरह से नज़र आए, लैपटॉप पर भी ठीक तरह से नज़र आए, और अगर मोबाइल पर अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस पर भी ठीक तरह से नज़र आए। अगर ये हमारे एरर होंगे वेबसाइट में, अगर हम इनको फिक्स नहीं करेंगे तो मोबाइल एल्गोरिथम के तहत हमारी वेबसाइट को डी रैंक कर दिया जाएगा। ब्रेन नंबर 5 पर आता है रैंक ब्रेन। इसे 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया। रैंक ब्रेन एल्गोरिथम का क्या काम होता है, रेलेवेंस कंटेंट प्रोवाइड करना, रेलेवेंस कंटेंट को एनालाइज करना और यूजर तक, विजिटर तक रेलेवेंस कंटेंट प्रोवाइड करना यूजर को। अब मैं पहले भी रेलेवेंस कंटेंट की बार बात कर रहा हूँ, तो ये चेक करता है कि आया कि जो भी टॉपिक है, जिस भी कीवर्ड पर हमने कंटेंट राइट किया है वह एक रेलेवेंस है या नहीं है। अगर हमारा कंटेंट रेलेवेंस नहीं होगा, रैंक ब्रेन एल्गोरिथम के तहत गूगल हमारी वेबसाइट को क्या कर देगा, डी रैंक कर देगा। नंबर 6 पे हम लेते हैं BERT, BERT, BERT। ये भी गूगल एल्गोरिथम है। ये प्योरली कंटेंट यानी क्वालिटी, प्योरली कंटेंट, लो क्वालिटी कंटेंट को ये एनालाइज करता है। यानी एक कंटेंट हमने वो लिखा हुआ है जिसमें कीवर्ड थे, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो तो वैसे लो क्वालिटी कंटेंट हुआ। वो कीवर्ड स्टफिंग है तो वो कीवर्ड स्टफिंग हो गई, उसको हिमिंगबर्ड हो गया,
वो उसको चेक करेगा। लेकिन लो क्वालिटी कंटेंट एक डुप्लीकेट कंटेंट होता है, एक कॉपीराइट कंटेंट होता है। वो तो लो क्वालिटी नहीं, कंटेंट वो अच्छा भी हो सकता है किसका वो कॉपीराइट किया था, लेकिन लो क्वालिटी कंटेंट यानी मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मुझे डिजिटल मार्केटर में एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं हेल्थ पर जो आर्टिकल लिख रहा हूँ तो मुझे हेल्थ टॉपिक पर मैं क्या लिख रहा हूँ, आर्टिकल लिख रहा हूँ, तो मुझे उस पर एक्सपर्टीज नहीं है। मैं उसका हाई क्वालिटी कंटेंट यानी जो भी इंफॉर्मेशन है रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो मुझे कोई इस चीज़ का राइट नहीं है कि मैं हेल्थ पर आर्टिकल लिखूं। ये मेरा क्या होगा, लो क्वालिटी कंटेंट होगा। तो इसको कौन सा एल्गोरिथम, बाल्ट एल्गोरिथम चेक करता है कि आया कि कंटेंट किस भी टॉपिक पर लिखा हुआ है लो क्वालिटी कंटेंट तो नहीं है। अब डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं डिजिटल मार्केटर होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग पर ही कंटेंट राइट करना चाहिए, ना कि मुझे हेल्थ टॉपिक पर कंटेंट लिखना चाहिए या किसी और टॉपिक पर कंटेंट लिखना चाहिए। मैं कंटेंट वो इस उतना अच्छा नहीं लिख सकता जितना कोई उस टॉपिक पर वो एक्सपर्ट लिख सकता है, डॉक्टर लिख सकता है हेल्थ पर। इससे भी होगा उस एक्सपर्ट चीज़ के उसके मुतालिक जो भी हो बंदा होगा वही कंटेंट उस टॉपिक पर लिखे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।